जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था, आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट को कवर करेंगे और हो सकता है कि आपने ये टॉपिक कई बार पढ़ा हो, बहुत अच्छी तरह से भी पढ़ा हो। तो जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा उनके लिए तो एक ऐसा सेशन होने वाला है, वो जिंदगी भर याद करने वाले हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवाइज होने वाला है। और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है वो मुझे लास्ट में बताएंगे कि क्या जो आज आपने पढ़ा उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है। सब कुछ हमारा बिल्कुल ओके सेट हो चुका है। ठीक है। तो ये उन बच्चों पेड मेंबर्स के लिए हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। और इस सेशन में ये जो एलसी का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कवर तो ये फॉरेक्स में होता है और बहुत ही टिपिकल सा लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। और जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। तो टेक्स्ट मटेरियल केवल एक स्टडी मटेरियल हुआ करता था, उससे आपने जितना समझ पाए। पहले तो मोबाइल भी नहीं हो रहा था, आप किसी फ्रेंड से जो फॉरेक्स में काम करते हैं उनसे बात भी नहीं कर पाते थे, तो ये सारे क्लैरिफिकेशन हमको नहीं मिल पाते थे। तो इसलिए ये जो सब सिस्टम को हम बहुत अच्छी तरह प्रोसेस से करेंगे जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी क्या है, एक तो जो हमारे जूम के पेड मेंबर्स हैं वो अपना माइक ऑफ रखें। क्वेरी सेशन हम जरूर देंगे, जो भी क्वेरी है आप नोट कर लीजिए। जब यूट्यूब का लाइव हम सेशन एंड कर देंगे उसके बाद क्वेरी लेंगे हम। ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जो फिगर या वो हम बना रहे हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को हम। मैं स्क्रीन पे सारा कुछ बनाते जाऊंगा, आप लोग जो है उसको समझते हुए चलेंगे। जैसे भी बेटर इसका एस्पेक्ट आपके लिए आ जाए। सबसे पहली बात, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसका जो ये लेटर वर्ड है, इस लेटर वर्ड का रेलिवेंस ये है कि इसमें पूरा जो प्रोसेस है आपका वो डॉक्यूमेंट की सेंडिंग से होता है। पूरा प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट की सेंडिंग से होता है। और डॉक्यूमेंट की सेंडिंग से मतलब क्या है कि एक तरफ कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो पहली बात हो गई लेटर। दूसरी बात आती है क्रेडिट। क्रेडिट से मतलब यह है कि कोई भी एक आपका एडवांसेस जो आपको क्रेडिट के रूप में जाना जाता है उसके लिए यूज होता है। और उसमें वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस होना है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाने वाला मोस्ट रिलायबल एक फिनोमिना है। इससे आप जो भी काम करते हैं उसको पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर्स, पूरे वर्ल्ड के जो बैंक हैं वो बहुत कॉमनली इसको एक्सेप्टेंस करते हैं और सबसे ज्यादा इसको प्रेफर भी करते हैं। यानी ये अपने आप में एक सुपरसीड करता है हर लॉ को। लेकिन अगर इंडिया में, कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अगर कोई एलसी का डिस्प्यूट होगा तो वो कौन से लॉ से रेफर होता है। इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं देखता हूं कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। हाँ, दो चार आंसर आ गए लेकिन सरप्राइजिंगली जो आंसर है अभी सही नहीं आए हैं। दो चार आंसर आ गए हैं, मैं यूट्यूब में भी देख रहा हूं। और ये सरप्राइजिंगली ये जो आंसर है वो सही नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन जो है हमने पूछा आपसे। यूट्यूब में कोई आंसर नहीं आया है शायद, कोई बात नहीं, हमारे जूम में आंसर आ रहे हैं। आरबीआई आया, पेरिस आया, एलसी आया, ये सब कुछ आंसर आ रहे हैं लेकिन अभी भी सही आंसर नहीं आया। तो देखिए कितना चीजें हमें सीखने की जरूरत है। चलिए हम बताते हैं आपको। ये जो इको हो रही है, किसी का माइक हमारा ऑन है शायद, इसकी वजह से हो रही है इको।
जिनके वहां इको आ रही है उनका खुद का माइक आप एक बार देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडिया में लेटर ऑफ क्रेडिट के डिस्प्यूट। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, यानी एक ट्रेडर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस ट्रेडर के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, उस ट्रेडर के उसमें जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टर का लोड नहीं ले पा रहा इसलिए तो डाउन नहीं हो रहा। हाँ तो इसको बंद कर दो अभी, नीचे से हाँ कर दो, जब लाइट आ जाएगी तब चला लेंगे। ठीक है, और बाकी फोन करके पता कर लेना लाइट कब तक आ जाएगी। तो ये आंसर हमने दिया, इसका क्या होगा। चलिए, तो अब ये सारी बेसिक बातें हो गई। और जो आपने आंसर दिया था, कई लोगों ने यूसी पीडीसी 600 किया था। डेफिनेटली जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको सबमिट किया जाता है और उस लॉ में यूसी पीडीसी के प्रोविजंस को जज रेफर करते हैं। लेकिन ये जो केस होता है वो ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ही उसमें जाता है, ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के उसमें ही जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोसेस में आते हैं। यूसीपीडीसी, सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि यूसीपीडीसी, के आर मीना जी ने हैंड रेंज किया है। मैं थोड़ी देर में अगर आपको आंसर कर दूं, आप तब तक चैट बॉक्स में देख लीजिए, अगर चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं तो के आर मीना जी चैट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना हमारी, और लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि यूसीपीडीसी हमारे वहाँ एक जो इंटरनेशनल लॉ है यूसीपीडीसी। कई बार क्या होता है, ये यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म भी आ जाता है प्रमोशनल एग्जाम्स वगैरह में, जेआईबी में, तो उसको भी आप समझ लिए। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म। देखो फुल फॉर्म आना आपको याद है वो एक अलग बात है, लेकिन फुल फॉर्म कैसे फंक्शंस करती हैं उनके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सबके लिए एक, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ट्रेड में जितने भी आपके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस चल रही थी उनको देखते हुए। ठीक है, अब इसमें एक चीज आई आपकी, फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यानी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जैसे मैंने भी बताया था कि लेटर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो भी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस चल रही हैं वर्ल्ड में, और वो यूनिफॉर्म उनके लिए बना 600। और 600 क्या है, 600 एक वर्जन है। जैसे इससे पहले यूसीपीडीसी जो है 500 चलता था, उसके बाद क्या है यूसीपीडीसी 600 आ गया। ऐसे ही समय समय पर जैसे विंडो 9, विंडो 8, विंडो 10 आते हैं जैसे, तो उसी तरह से वर्जन है, ये नए नए एडिशंस आते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ लॉ को ले आया जाता है, कुछ लॉ को रिपील कर दिया जाता है कि हटा दिया जाता है कुछ सेक्शंस को। और इसमें जो है आर्टिकल्स होते हैं, कोई बच्चा आंसर देगा इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स हैं, तो कोई बच्चा बताएगा कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। बिल्कुल ठीक, 39 आर्टिकल हैं। राजशेखर रेड्डी जी ने आंसर दिया हुआ है, 39 आंसर है। ठीक है, इसमें एक में यूट्यूब चला दो जय, इसमें एक में यूट्यूब चला दो और एक में जूम चला दो, तो दोनों का मुझे पता लगता रहेगा। नहीं, ओपन है वीडियो, ओपन वीडियो है। ठीक है, उसका चाहे क्वालिटी वो डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले कि एक कोई भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं तो उनके बीच में सबसे पहले क्या होता है। देखिए सबसे पहले कोई भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं, तो एक्सपोर्टर मैं इस साइड लिख रहा हूं और इंपोर्टर मैं इस साइड लिख रहा हूं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट
अगर हम बहुत लो लेवल पे जाएं तो वर्बली हो जाता है, अरे भैया 10 किलो प्याज भेज देना, अच्छा ठीक है मैं खाते में पैसे डाल दूंगा, ठीक हो गया, या मैंने खाते में पैसे डाल दिए 10 किलो प्याज भेजना, फोन से हुआ, घर में आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम एक कॉर्पोरेट स्टाइल में वर्क करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहां पे हर चीज क्या होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है। तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये तय होगा कि ये डील जो होगी वो कैश होगी या क्रेडिट में यानी उधार में होगी। तो मुझे आपको ये जवाब देना है, कैश के केस में और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के केस में, सॉरी कैश के केस में और क्रेडिट के केस में, इन दोनों में से कौन से केस में एलसी आती है। और कैश का मतलब क्या है, ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक, ठीक है। तो इसमें से कौन से, या ऐसा कैसे, क्योंकि जो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें भी, तो आपको ये आंसर करना है इसमें से किस केसेस में, किन केसेस में जो है ये एलसी का रोल आएगा। एक आंसर हमारे पास आया है क्रेडिट, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जो है जर्मनी में एक बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है, 2 लाख रुपए की, मुझे बहुत पसंद आ रही है, और मैंने फोन किया, वेबसाइट में देखा, उन्होंने कहा इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, ठीक है। आपने उस अकाउंट में पैसे डाल दिए और उसने आपकी मशीन नहीं भेजी, ये कैश का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा, वो कहता है कि आप जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लगा दीजिए, यानी कैश नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चाहे आप सामान कैश ले रहे हो, चाहे आप सामान क्रेडिट पे ले रहे हो, दोनों ही केस में लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोग ये करेक्ट कर लीजिए, केवल क्रेडिट पे नहीं, कैश पे भी होता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट की खूबी यही है, क्या खूबी है, कि जिसने कैश दे दिया उसका कैश सुरक्षित है जब तक उसको सामान नहीं मिलेगा, जिसने अपना सामान भेज दिया उसको कैश मिलेगा, उसका सामान सुरक्षित है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, कैश और, हाँ जो ज्योति शर्मा ने आंसर दिया है बोथ करके, तो दोनों में ये एलसी चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो हाँ, यहाँ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मैंने ये बता दिया आपको, ये जो डीलिंग आपकी हो रही है, ये डीलिंग आपकी चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, ठीक है, ठीक है। और हम ये ऐसा कह सकते हैं, एक ऑप्शन और हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिस पे हो। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिस में क्या होता है, दो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होता है साइट, साइट का मतलब होता है जिसका पेमेंट इमीडिएट हो जाएगा। एक होता है यूजांस, इसको हम एलोबरेटली आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह काम करता है, ठीक है। तो कैश, कैश का मतलब मैंने बोला है चेक, स्विफ्ट, एनईएफटी, कुछ भी, मतलब कोई भी मोड जिससे आप ट्रांसफर कर पाए, ठीक। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये कहते हैं कि हम इस ट्रेड को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एलसी के अंडर लेंगे, ठीक है। दोनों एग्री हो गए, हाँ ठीक है भाई, आपका पैसा ना खराब जाए और आपका सामान ना खराब जाए। और इस कंडीशन में जो इंपोर्टर है, जिसको हम बायर बोलते हैं, ये बायर एक बैंक के पास जाता है, ठीक है, और उस बैंक को ये कहता है कि हमारी एक एलसी इश्यू कर दीजिए, और जो भी रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट को वो बैंक जब पूरा रीडिंग करता है उसे बोलते हैं ओपन करना, ठीक है। वो ओपन और इश्यू दो एक्शन है यहां पर, यानी वो कहता है कि हमारा एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से ट्रेड हो रहा है, उसमें आप हमको बीच में आ जाइए, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ जाइए। तो इसीलिए इस बैंक को हम इश्यूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक दोनों बोलते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि वो इंपोर्टर का बैंक हो। अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर अपनी एलसी को सऊदी से ओपन करवा, उसका रीजन ये है कि वहां पे चार्जेस कम हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए अपनी एलसी को कहां से इशू करवा रहे हैं, वो बाहर से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब किसी को भी कोई सामान मंगाना है तो वो वहां से एलसी इशू करा रहे हैं।
तो ये जो भी बैंक उसको अच्छी सर्विसेज देगा, उसको, इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो उसका कस्टमर है या नहीं है, क्योंकि और कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अकॉर्डिंग वो होता है। ठीक, अब इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक जब एग्री हो जाता है तो ये उस सेलर की कंट्री में, जो सेलर है, सेलर की कंट्री में एक ऐसा बैंक ढूंढता जिसको हम करस्पॉन्डेंट बैंक भी बोल देते हैं, या उसका एक ऐसा बैंक जिससे उसकी पुरानी डीलिंग्स चलती रहती हैं। क्लियर हो गया? तो जब वो यहां आया तो उसने क्या किया कि ये जो बैंक है, इससे बैंक से सारी चीजें उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजी, और देखो अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट की डील हो रही है। डॉक्यूमेंट ये नंबर 1 स्टेप चल रहा है अभी पूरा। ठीक है, और ये जब ये एग्री हो जाता है, तो वही एग्री होने में ही इस बैंक के नेम हो जाते हैं एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक के साथ नेगोशिएटिंग बैंक भी यही है इस समय, एडवाइजिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक। और ये इस पूरे डॉक्यूमेंट को अगेन इसके पास भेजता है, और अभी भी ये हम इसको 1 नंबर पे लेके जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, थैंक यू। बहुत पेशेंस आप लोग बनाए रखें, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत इसको लिटरेचर, प्रैक्टिकल, थ्योरी, एक्सपीरियंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट सब मिला के ले रहा हूं। लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन आपको ऐसा समझ में आएगा कि आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है आप उसको भी समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने अभी तक बात करी कि वो जो है ये पूरा डॉक्यूमेंट्स एक राउंड में कहां तक पहुंच गया, एक्सपोर्टर तक पहुंच गया, और एक्सपोर्टर ने उसको ओके कर दिया कि हाँ मैंने एक ऐसा एग्रीमेंट उनके साथ किया था और मैं आज भी इस पे कायम हूं, मैं उसको एग्री कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी एक प्रोसेस हुआ, और इस एक प्रोसेस को बोलते हैं हम एलसी स्टेब्लिश होना। क्या बोलते हैं? एलसी स्टेब्लिश हो गई, यानी ये 4 लोग, कम से कम 4 लोग, ये 4 लोग इस यूसीपीडीसी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब बाउंड हो गए हैं कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल होने हैं, अनलेस अनटिल कि ये दोनों पार्टियां, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, इस कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ ना कर लें। ठीक है, और अगर ये विड्रॉ करती हैं तो जो बैंक की प्रोसेसिंग फीस वगैरह की टर्म्स कंडीशन है वो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, चलो और देखते हैं इसके आगे। अब मैं इसका फिगर अगले पेज पे ले आता हूं, और वहीं पे जहां पे अब अगले पेज पे ले आऊंगा, फिर अगेन वही चीज है, लेकिन आपकी कुछ नेम हम यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक प्रोसेस पूरा हो चुका है उसके बाद की बात करेंगे, यानी 1 नंबर प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जब 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है तो जो ये हमारा एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा? कर सकता है, लेकिन इसके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आपके आने वाले एग्जाम में 2 मार्क्स इस तरह से और हर बार आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। 2 ऑप्शन है, वो कह सकता है कि मुझको कुछ जो है एडवांस दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एडवांस। अगर एडवांस पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है तो उस कंडीशन में ये वाला बैंक इनको एडवांस देता है, और ऐसी एलसी कहलाती है रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज का मतलब एक क्लॉज उसमें इनबिल्ट है जिस क्लॉज के अकॉर्डिंग वो एग्री करना है इसमें। ठीक है, जिस क्लॉज के अकॉर्डिंग उनको एग्री करना है, और इसमें एडवांस की बात है। और आप ध्यान रखिएगा ये एडवांस अभी यहां से नहीं आया है, ना यहां से आया है, इसको इमीडिएट एडवांस मिल जाएगा और उस एडवांस को वहां से क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो ये जो एडवाइजिंग बैंक जिसका नाम दिया था, या नेगोशिएटिंग बैंक जिसका नाम दिया था, ये बैंक इमीडिएटली जो एडवांस देता है उस एडवांस के क्लॉज को हम रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्डर है, बड़े बड़े आइटम्स हैं,
और उन आइटम्स को अगर स्टोरेज भी करना पड़ जाए, अगर उन आइटम्स को स्टोरेज भी करना पड़ जाए, तो उस केस में ये रिक्वेस्ट करता है कि, और ये सब कहानी लिखी रहती है आपके कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट में। जो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा रहता है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि स्टोरेज, अगर स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी एडवांस मांगा है, तो एडवांस प्लस स्टोरेज फैसिलिटी के लिए है, अगर कुछ पैसा स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी, ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ पे रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी क्लियर हो गया। ठीक, वापस हम आते हैं अपने उस फर्स्ट डायग्राम पे जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था। और यहां ये बोलते हैं कि उस स्ट्रक्चर में उसने अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दी इसने, स्टार्ट कर दी। मैन्युफैक्चरिंग अब इसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब एक बात और है, मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर रहा हूं जिससे आपको कई सारे जो डेज वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बोल सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ लेट्स से 10th ऑफ जनवरी 20 में, और 15th ऑफ जनवरी 20 में यहां आया, और 20th ऑफ जनवरी में यहां आया, और उसके बाद 25 को इन्होंने ओके किया, ठीक है। और रेड क्लॉज या उसके केस होने पर और उन्होंने जो है 30th जनवरी 20 तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आती है, जब हम यहां ये बात कर रहे थे एडवांस पेमेंट की, ठीक है, तो जब भी कोई डेट्स कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो इसमें एक डेट होती है, डेट ऑफ शिपमेंट। ध्यान रखिएगा जरा, कोई भी एलसी में सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है हमारी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ शिपमेंट। कोई भी डेट जो मेंशन होगी वो हमेशा कैलकुलेट होती है डेट ऑफ शिपमेंट से, क्योंकि जब तक एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर अपने आइटम को शिप नहीं करता, यानी उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोड नहीं करता पूरा मैन्युफैक्चर करने में, तब तक उसके फर्दर राइट क्रिएट नहीं होते, ठीक है। तो डेट ऑफ शिपमेंट में जब भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो उसको शिप करता है। अब शिप का मतलब यहां पानी के जहाज से ही मतलब नहीं है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या क्या है डेट ऑफ शिपमेंट की, मोड ऑफ शिपमेंट में, तो हम इसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नंबर 1 बिल ऑफ लेडिंग आता है, इसको हम बीएलबी बोलते हैं, ठीक है। लेडिंग हिंदी में बोलते हैं लदान बिल, ठीक है। नंबर 2 आता है एयरवेज बिल, एयरवेज बिल। और नंबर 3 आता है आपका रेलवे रिसीट, रेलवे रिसीट। और नंबर 4 आता है बिल्टी, ठीक है। तो ये सारे जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग इनके जो है शिपमेंट पेपर भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिपमेंट पेपर या डॉक्यूमेंट। ये जो है शिपमेंट पेपर है सारे 1 2 3 4, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कभी कभी मल्टी मॉडल, क्या होता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का भी वर्ड यूज किया जाता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है कि मान लिया आपको यहां से केरल कुछ भेजना है, आपने पहले बाई प्लेन भेजा और उसके बाद कुछ डिस्टेंस उसने रोड से ट्रेवल करी, कुछ डिस्टेंस उसने हो सकता है कि बाई सी या
जो रिवर होती है उसके थ्रू भी कवर कर सकता है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। और सीआईबी वाले ध्यान रखें, जब आपका केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं कि पूछता है कि ये इस तरह से है, एलसी में ऐसा लिखा हुआ था, क्या उसका फॉल्ट है या नहीं है। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्टली आप समझ लीजिए कि ये जो डेट ऑफ शिपमेंट का जो क्लॉज है वो बहुत ही रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां पे बहुत क्लियर जो लिखा होगा उसी तरह से भेजना है। आपने ये नहीं, एलसी के कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिटो अप्लाई होना है। अगर आप उसको डेविएट करते हैं तो आप फॉल्ट करते हैं, आपका जब कोर्ट में केस जाएगा तो आप हार जाएंगे वहां पर। ठीक है। हाँ, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन से केस में पार्शियल शिपमेंट होता है। ये सीआईबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल शिपमेंट। इनका जो वो आता है केस स्टडी उसमें आता है। जेआईबी वाले समझ लिए, आपको भी सीआईबी करना है कल को, इंटरेस्टिंग बात है, समझ लीजिएगा। देखिए, जो डेट होती है, डेट, अब जैसे आपने एक आइटम, 2 आइटम और 3 आइटम बुक करा है, 1 2 3, आपने इनको 25 जनवरी को या फरवरी को बुक कराए, 3 आइटम ले गए। लेकिन उसने क्या करा कि ये तीनों आइटम की अलग अलग रिसीट दी और उसने बोला ये सब 3rd ऑफ मार्च को जाएंगे। तो जब उसने बोला 3rd ऑफ मार्च को जाएंगे तो है तो 3, लेकिन उसने डेट ऑफ शिपमेंट सब में क्या डाली, 3। तो इसको हम सिंगल शिपमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो उसका अपना हेडेक है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो डेट ऑफ शिपमेंट का जो पेपर है वो रेलिवेंट करता है, वो कैसे भेज रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है। और अगर आपने अलग अलग डेट में, अलग अलग डेटों में शिपमेंट करवाया उस कंडीशन में, जैसे यहां पर क्या, ये तो अलाउड है, लेकिन अगर एक डेट इसकी और एक डेट इसकी और एक डेट इसकी है, 3 डेट्स हैं डिफरेंट, तो इसको हम पार्शियल शिपमेंट बोल देते हैं। और पार्शियल शिपमेंट में एग्री है या नहीं है वो क्लॉज के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये मैंने बातें बता दी आपको किसकी, डेट ऑफ शिपमेंट के बारे में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डेट ऑफ शिपमेंट होती है प्लस 21 डेज, यानी 21 डेज के अंदर ये जो पेपर्स हैं यहां से यहां होते हुए यहां पहुंच जाने चाहिए। यानी इसका जो टाइम पीरियड रखा हुआ है वो 21 डेज है। ये क्वेश्चन काफी आता है कि डेट ऑफ शिपमेंट से कितने दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए। 21 डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम, सामान की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है। और इस शिपमेंट में जो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा। जब यहाँ पे शिपमेंट कर दिया आपने, और शिपमेंट करने के बाद यहां पर एक होता फ्रेट फॉरवर्डर। क्या होता है? फ्रेट फॉरवर्डर। आप ऐसा समझ लीजिए, इसको कुरियर समझ लीजिए। ये फ्रेट फॉरवर्डर इस शिपमेंट के पेपर प्लस यहां से कुछ और पेपर आते हैं, और वो कुछ और पेपर क्या होते हैं, जैसे गारंटी और वारंटी का है, मैनुअल है, लाइसेंस है और अदर्स डॉक्यूमेंट। इसके साथ इंश्योरेंस है, इसके साथ इनवॉइस है। तो ये डॉक्यूमेंट प्लस शिपमेंट पेपर, ये डॉक्यूमेंट फ्रेट फॉरवर्डर हमें पहुंचाता है कहां, किस बैंक को, इस एडवाइजिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक को। और ये बैंक इनको चेक करता है, और चेक करने के लिए कितने दिन मिलते हैं आप लोग आंसर कर दीजिए, मैं अभी इसको बात करता हूं। ठीक है। और चेक करने के बाद अगर ये डॉक्यूमेंट ओके हैं, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ओके डॉक्यूमेंट है। ओके डॉक्यूमेंट का मतलब जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग थे। हाँ, तो कुछ लोगों के आंसर आने लग गए हैं। अभी तक जितने आंसर आए हैं वो सब आंसर गलत हैं। कन्हैया जी, रजनेश जी, के बी लक्ष्मी जी, और यूट्यूब वाले कमेंट नहीं कर रहे हैं लग रहा है। इसको रिफ्रेश करना एक बार।
हाँ, अभी तक जो आंसर आए हैं गलत आए हैं, अभी भी गलत आए हैं, अभी भी गलत हैं। 5 डेज, 5 वर्किंग डेज, 7 डेज, सब गलत आंसर आए। और ये पता है आपको, 1 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है। जब जेआईबी में आप लोग सीआईबी में फेल होते हैं तो इन्हीं कारणों से होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत बारीक सी। अभी भी सही आंसर नहीं है। चलो 3, 5, 21, 6, 7 समथिंग। चलिए, बहुत समय लग रहा है इसलिए मैं समय को ज्यादा वो ना करते हुए मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। हाँ, अब आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अब सही आंसर। इसको बोलते हैं 5 बैंकिंग डेज, वर्किंग डेज नहीं। आनंद जी ने सही आंसर दिया और ऊपर एक आध लोगों ने और आंसर दिया है। ठीक है, चलो गुड। मुझे रिकलेक्ट कराना था आप लोगों को। तो ये होता है 5 बैंकिंग डेज, वर्किंग भी नहीं होता है, वर्किंग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल आपका वर्किंग डे है, बैंकिंग डे नहीं है। तो बैंकिंग डे में जिन दिनों में बैंकिंग यानी पब्लिक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम बैंकिंग डेज बोलते हैं। ठीक है, तो 5 बीडी बोलते हैं बैंकिंग डेज, जिसमें हॉलीडे, नॉन वर्किंग डेज और ये सारे डेज हटा दिए जाते हैं, यानी 5 पूरे दिन वो डॉक्यूमेंट पूरे पूरे दिन आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, और अगर ओके है तो, नहीं ओके है तो, अगर नॉट ओके है, अगर क्या होगा, नॉट ओके है, तो नॉट ओके कंडीशन में ये डॉक्यूमेंट वापस इसको भेज दिए जाते हैं। और डिस्क्रिपेंसी, उसमें क्या क्या कमियां हैं उस कमियों को शेयर किया जाता है कि भाई इन कमियों की वजह से आपके डॉक्यूमेंट वापस भेजे जा रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए वापस आते हैं हमारी पहली स्लाइड की ओर, जहां हमने बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला कि जब यहां पर शिपमेंट होती है, शिपमेंट के बाद यहां पर 5BD का टाइम मिलता है इनको, और इस 5BD में 2 डायरेक्शन होती है, एक तो इधर की डायरेक्शन होती है और एक इधर की डायरेक्शन होती है। और ये मैं कंडीशन बता रहा हूं ओके वाली। अगर ये ओके वाली कंडीशन है तो इसमें क्या क्या एक्सरसाइज होती है। तो यहां पर ये इधर को डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है इसके लिए, और यहां पर ये जो रिमेनिंग इसका बैलेंस था वो करता है किस कंडीशन में, ओके कंडीशन में इसको भेज देता है। और यहां पर सेलर सिक्योर हो गया। देखिए, जैसे ही उसने अपना पहला काम पूरा किया कि भाई मैं डॉक्यूमेंट को वहां भेज दे रहा हूं, तो भेजते ही वो उसका काम पूरा हुआ और उसको 5 दिनों के अंदर, 5 बैंकिंग डेज में उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है सेंडर यानी एक्सपोर्टर के लिए कि उसका सामान मारा नहीं जाएगा अगर उसने सही से किया है तो। ठीक है, अब यहां ये बारी आती है इश्यूइंग बैंक की। इश्यूइंग बैंक क्या करता है, देखो इश्यूइंग बैंक भी वही काम करेगा। जब यहां पे डॉक्यूमेंट इसके पास आ गए तो ये भी इसको चेक करेगा और ओके और नॉट ओके। यहां पर अगेन इसको इसको भी 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं, इसको भी 5 बैंकिंग डेज, दोनों को 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ओके होता है तो ओके होते ही ये यहां इस साइट को ये जो पैसा जो देना होता है वो पहुंचा देता है, और जो एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक है उसको मनी मिल जाता है जो उसने मनी उसको दिया था। ठीक है, जो मनी उसने वहां दिया था तो ये मनी यहां से इसको मिल जाता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप देखिए, यहां पर जब इसको मनी मिल गया, अब इसका काम क्या होता है, इश्यूइंग बैंक क्या करेगा। ठीक है, तो इश्यूइंग बैंक का जो पर्पज है यहां पर थोड़ी सी थ्योरी खुल के आती है और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जरा देखिएगा यहाँ पे, अब मैं इस साइड थोड़ा खिसका दे रहा हूं सारे सीन को। यहाँ ये है, तो इसने तो यहाँ पे इसको पैसा दे दिया, यहां जो इसने पैसा दिया यहां पर एक जो उसको मनी है उसको देने का एक तरीका और है। और यहां पर एक नया बैंक सीन में आ गया जिस बैंक का नाम होता है रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक, ये रीइंबर्सिंग बैंक का रोल क्या होता है, देखिए रीइंबर्सिंग बैंक को ये यहां से यस कहता है और वो पैसा यहां से इसको आता है।
तो एक तरीका तो हमने बताया कि सीधे आ गया, जिस समय रीइंबर्सिंग बैंक का सीन ना हो। दूसरा तरीका है, हमने बोला एक रीइंबर्सिंग बैंक भी सीन में आ गया, और रीइंबर्सिंग बैंक के मामले में इसको एक कंडीशन है कि क्लेम करना पड़ता है। क्लेम का मतलब उसे बोलना पड़ता है कि भाई मैंने एक एलसीएसी थी वहां भेज दी है, अब मेरा पैसा दे दो। लेकिन वो क्लेम 5 बैंकिंग डे से पहले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको टाइम चाहिए कि कितने समय में वो क्लियर करेगा कि हाँ ये चीज पूरी हो चुकी है। क्लियर हो गई? तो हम यहां बात कर रहे थे कि जब रीइंबर्सिंग बैंक का सीन आता तो रीइंबर्सिंग बैंक के लिए उसको क्लेम करना पड़ता है कि भाई मेरा एक पैसा आपने देना है, वो पैसा मुझे दे दीजिए। और उसकी इंस्ट्रक्शन आती हैं इस इशूइंग बैंक से कि आप, और ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है आपके फॉरेन में आपके एग्रीमेंट्स होते हैं किन्हीं बैंक के साथ, वो बैंक जो है आपको फर्दर आगे उसका कुछ अमाउंट देना होता है तो वो बोल देते हैं, या उनको उसके कुछ दिनों बाद उसका पैसा मिल जाता है, ये आपस में एग्रीमेंट की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब ये पैसा भेजता है तो ये डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट कौन से वाले? शिपमेंट डॉक्यूमेंट, शिपिंग के डॉक्यूमेंट जो है इधर को भेजता है। अब लेकिन ये बैंक क्यों भेजेगा? बैंक को वहां पैसा भेजने के लिए पहले ये श्योर करना पड़ेगा कि मेरा पैसा कैसे आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां 3-4 केस लिख रहा हूं, देखिएगा। एक केस जिसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट। क्या बोलते हैं? एडवांस पेमेंट। यानी जिस डेट में एलसी हुई थी उसी डेट में, और ये हमारी एलसी हुई थी, हमारी एलसी 15 जनवरी को हुई थी। 15 जनवरी को एलसी हुई थी। 15 जनवरी को ये जितना भी एलसी का ट्रेड हुआ है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग, अगर हम ये कहें कि 5 लाख यूएसडी की थी तो वो एक एलसी मार्जिन मनी अकाउंट होता है, एलसी मार्जिन मनी अकाउंट होता है, वहां क्रिएट कर दी जाती है, और ये अकाउंट एक बैंकर चेक के अकाउंट की तरह काम करता है। तो अधिकतर बैंक क्या करते हैं कि पार्टी पे जरा सा भी शक है तो, या उन्हें लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए, तो पहले ही पैसा ले लेते हैं। और बैंक जो पैसा ले रहे हैं उस सामान का नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं कि आपका जब शिपमेंट के पेपर आएंगे तभी हम पैसा आपका रिलीज करेंगे। यानी सामान भी आ ही जाएगा और पैसे देने की गारंटी हमने ले ली, ठीक है। तो एलसी, और गवर्नमेंट की ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि गवर्नमेंट के जितने भी केसेस हैं, गवर्नमेंट की सारी एलसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट की सारी एलसीज इस एडवांस मोड में ही होती है, क्योंकि उनके पास कल को पता लगा सरकार बदल गई, बजट है नहीं है तो पैसा फंस जाएगा आपका। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक गवर्नमेंट वाली एलसीज में पहले या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे भी काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे में। दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिस पे। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज आपने रख लिया, और बिल ऑफ एक्सचेंज दो होते हैं, एक होता है साइट यानी जिसका पेमेंट इमीडिएट करना होता है, एक होता है यूजांस जिसका पेमेंट कुछ डेज के बाद करना होता है। तो जब वो एलसी एग्री हुई थी, उसी एलसी में कहते हैं कि जब मेरा सामान का पेपर आ जाएगा तो उसके 60 डे में, 90 डे में पेमेंट कर दूंगा, या जैसे ही मेरा पेपर आ जाएगा तो मैं उसी समय उसका पेमेंट कर दूंगा। तो साइट वाले में तो इमीडिएटली, इमीडिएटली जो होता है ये यहां इसको पेमेंट कर देता है, ठीक है। और यूजांस वाले में उतने डे, आफ्टर सम डे, जितने का भी होता है तो बैंक उतने दिन तक वेट करता है, आफ्टर सम डे। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। चलो और आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट में हम आते हैं कि एक केस और होता है जिसमें बैंक क्या करता है, लोन सैंक्शन कर देता है। क्या करता है बैंक? लोन सैंक्शन कर देता है। और ये लोन सैंक्शन कब होता है? जिस दिन उसका एग्रीमेंट हुआ था, यानी 25 जनवरी 20 को ही लोन सैंक्शन कर देता है। और वो लोन सैंक्शन करके सब तैयार रखता है, और जिस दिन उसके पास पेपर आते हैं, सपोज इसको हम देखते हैं कौन सी डेट में था हमारा ये लोन, तो 15/1 में सैंक्शन हुआ था, और शिपमेंट कब हुई थी हमारी? 25 का ले लेते हैं, चलो 25 फरवरी का ले लेते हैं। तो इस शिपमेंट में
25 15 ऑफ जनवरी को लोन सैंक्शन हुआ था। 25 फरवरी को जब इसके बाद डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं तो उसी दिन इसका अकाउंट डेबिट करता है। 5 लाख यूएसडी की बात कही थी हमने, 5 लाख यूएसडी, लेकिन ये डॉलर का टर्म है। तो इस 5 लाख यूएसडी को क्या करेंगे आप, कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज में और उतने रुपीज यहां से डेबिट करेंगे। अगर हम इसको बोले आज के हिसाब से करीबन 35 लाख नहीं 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ पैसा जो है उस दिन इसको मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो केसेस थे हमारे, इन केसेस में 3.5 करोड़ रुपीस लेके डेबिट करके और वो अपना एलसी मार्जिन मनी अकाउंट एडजस्ट कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एलसी मार्जिन मनी जो अकाउंट होता है वो उसी सेम डे में डेबिट होता है जिस दिन वो रेमिट करते हैं इधर एडवाइजिंग बैंक को। ठीक है, तो जिस दिन एडवाइजिंग बैंक को, यानी यहां से यहां पैसा जा रहा है जिस दिन, उसी दिन वो पैसा जो जाएगा वो इसी अकाउंट को डेबिट करके जाएगा, चाहे उसमें पहले से क्रेडिट हो या नहीं हो। या ये जो यहाँ पर लोन सैंक्शन क्या है, या तो यहां से जाएगा। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट की कंडीशन में उसमें और उस तरह से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइजेशन, और ये पिछले बार क्वेश्चन ये 2-3 बार आ चुका है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बोलते हैं बेसिकली। तो फॉरेन करेंसी में हमारे पास या तो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और या हमारे पास एलसी होती है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है कि इसका क्रिस्टलाइजेशन कितने कितने डेट्स का है। तब तक मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन समझाता हूं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं एलसी मार्जिन मनी अकाउंट खोल रहा हूं। अभी आप लोग चैट में आंसर करिए, आप लोगों से बाद में बात करेंगे। हाँ, आंसर आया है देखिए 14 डेज। ठीक है, और भी अभी हम बात करेंगे। अभी एक आंसर आया हमारे पास 14 डेज का। तो मार्जिन मनी अकाउंट को मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूं यहाँ पे, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक है, और एक ऐसी एलसी की बात कर रहा हूं जो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू है। ठीक, तो इसमें हम सपोज 25 फरवरी को यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए डेबिट हो गए। ये करोड़ है, क्रेडिट मत समझना। और यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस हो गया 3.5 करोड़। ठीक है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज इमीडिएट वाला साइट बिल ऑफ एक्सचेंज था। कौन सा था? साइट बिल ऑफ एक्सचेंज था। तो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में उसने पेमेंट कर दी पूरी, तो कितने दिन तक ये वेट करेगा? सपोज कीजिए कि 30 मार्च आ गई और अभी तक इसका क्रेडिट नहीं आया, तो क्या करेगा बैंक? जो पार्टी थी, मान लिया एबीसी कंपनी थी, तो एबीसी कंपनी का खाता क्लीन ओडी कर देगा। क्या कर देगा? नया खाता खोल देगा, नया अकाउंट खोलेगा, क्लीन ओडी। क्लीन ओडी का मतलब था क्लीन ओवरड्राफ्ट, जिसमें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसका अकाउंट एक डेबिट कर देगा और उस डेबिट की एंट्री को क्रेडिट दे देगा यहां पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। मैं थोड़ा और समझाता हूं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी फॉरेन लायबिलिटी को डोमेस्टिक करेंसी की लायबिलिटी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्यों? अभी तक ये मान रहे थे कि जो 5 लाख डॉलर हैं वो लेने हैं, और यहां इंतजार कर रहे थे 30 मार्च को या 31 मार्च को। जब उन्हें लगा कि भाई अब बहुत हो गया है, तो उन्होंने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया और एक क्लीन ओडी जारी कर दिया। क्लीन ओडी का मतलब जो एक ऐसा लोन जिसका कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, क्लीन ओडी कर दिया और उसके डेबिट को यहां क्रेडिट कर दिया, और आपका एलसी मार्जिन जो मनी अकाउंट है वो 0 पे आ गया। तो आप लोगों ने, किसी ने आंसर दिए हैं, उन आंसरों को थोड़ा देखते हैं जरा। एक आंसर आया है, एक आंसर आया 30th ऑफ द मंथ, यूट्यूब में आंसर आया है, और उधर 25 डेज आया है ये। तो इसके बारे में बहुत क्लियर कर दूं, अभी रिसेंट में आरबीआई के डायरेक्टिव्स, बल्कि कुछ किताबों में आ भी गया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसके लिए आरबीआई ने सारे कंपल्सन हटा दिए।
और बोल दिया आप जब चाहो तब करो। यानी इसका डिस्कशन बैंकों को दे दिया है, बैंकों को अपनी पॉलिसी बनाने को गया है, बैंकों को लिबरल कर दिया गया है कि आप जितना रिस्क ले सकते हैं ले लीजिए, जब तक आप उसका इंतजार करते हैं ले लीजिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये 90 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 90 डेज से ज्यादा होगा तो वो एनपीए हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात। और एक चीज और देखिए, जब तक ये वाली एंट्री चल रही थी हमारी, जब तक ये एंट्री चल रही थी तब तक हमारे लिए ऑफ बैलेंस शीट आइटम था। क्या था? ऑफ बैलेंस शीट आइटम था। और जिस दिन ये वाली एंट्री क्रेडिट होती है तो उसी दिन ये ऑफ बैलेंस शीट से ऑन बैलेंस शीट बन जाता है। यानी यहां तक वो एलसी के ट्रेड में चल रहा था, यहां पर ऑन बैलेंस शीट में आता है, और इसी को बोलते हैं कि जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है उस दिन तक हम उसकी लायबिलिटी को वो नहीं करते। जिस दिन हम उसकी लायबिलिटी को क्रिएट कर लेते हैं तो वो हमारे रेगुलर बुक्स में आ जाता है। तभी तक तो हम ये कहते हैं आने वाला है, लेकिन जब हम कहते हैं भैया नहीं आने वाला, आप तो इसका खाता डेबिट ही कर लो, बैलेंस है तो है, नहीं है तो क्लीन ओडी कर दो, तो इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और यही प्रोसेस आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम का ऑन बैलेंस शीट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस भी होता है। ठीक है, चलो और बात करते हैं। यहां हम बात कर रहे थे एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक की। ठीक है, यहां पर जब हम एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक की का बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे कुछ नेम अब और बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है, कभी कभी ये नेगोशिएटिंग बैंक कोई अलग बैंक भी हो जाता है, यानी वो इस थ्रू प्रोसेस करते हैं। यानी इस बैंक ने एलसी को सब ट्रीट किया, लेकिन इसका कलेक्शन और जो पूरा प्रोसेस है वो किसी और बैंक से कराया, तो उस केस में नेगोशिएटिंग बैंक दूसरा बैंक हो जाता है जो हमारे एक्सपोर्टर से डील करता है। उसका सारा कलेक्शन, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन सब वही करता है फिर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है नेगोशिएटिंग बैंक की। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि कंफर्मिंग बैंक क्या होता है, इसको समझिएगा जरा। देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर अगेन फिर वही रहेगा, ये 4 तो हो गए आपके। जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्वेश्चन उठाता है, ये क्वेश्चन उठाता है कि इस बैंक के बारे में, कि ये जो बैंक है इससे मुझे डील नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में एक अलग से बैंक लिया था जिसको हम कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंफर्मिंग बैंक। ये कंफर्मिंग बैंक इसको गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है कि अगर ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो कंफर्मिंग बैंक भी आपको क्लियर हो गया, नेगोशिएटिंग बैंक भी क्लियर हो गया, रीइंबर्सिंग बैंक भी हो गया। तो अभी देखिए पार्टियां बढ़ते जा रही, नेगोशिएटिंग बैंक भी हो गया, रीइंबर्सिंग बैंक भी हो गया। ठीक है, और ऐसी एलसी जिसमें कंफर्मिंग बैंक शामिल हो जाता है। अच्छा, कई बार कंफर्मेशन यही इसकी भी मानी ली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपोर्टर है वो एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्सपोर्टर किसी अदर बैंक को बोलता है तो उसमें हम कंफर्मिंग बैंक का वो बोल देते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी हो गई हमें। अच्छा, अगली आते हैं हम लोग ट्रांसफरेबल। क्या आते हैं? ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल एलसी की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसफरेबल एलसी कैसे होते देखिएगा जरा। तो अगेन फिर वही चीजें बार बार। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है कि ये जो है ये एक एजेंट होता है जो सेलर होता है एक्सपोर्टर यही, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर कहीं अलग है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, जब एग्रीमेंट सब कुछ हो जाता है तो इस एलसी को वो ट्रांसफर कर देता है इसके फेवर में। यानी आप जो पेमेंट करेंगे वो अब यहां करेंगे। ठीक है, तो आप पेमेंट यहां करेंगे। क्लियर होगी बात? तो जब आपने यहां पे पेमेंट किया तो इसमें क्वेश्चन आता है, ये मैन्युफैक्चरर नंबर 1, मैन्युफैक्चरर नंबर 2 और मैन्युफैक्चरर नंबर 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
तो इसमें आंसर आता है कैन बी ट्रांसफर्ड टू मैनी, कैन बी ट्रांसफर्ड टू मैनी बट वंस। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफरेबल एलसी जो होती है कई सारे मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर की जा सकती है लेकिन एक बार, यानी कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर्ड। क्या है? कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। क्लियर होगी बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफरेबल एलसी का क्लॉज क्या है। चलो, तो अभी हमारा देखो कौन कौन सी एलसी हो गई है। हमारी हो गई रेड क्लॉज, हमारी हो गई ग्रीन क्लॉज, हमारी हो गई कंफर्म्ड एलसी, हमारी हो गई ट्रांसफरेबल एलसी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक टू बैक की, बैक टू बैक एलसी। उसके बाद बात करेंगे रिवॉल्विंग एलसी की। ठीक है, चलो, तो अब बैक टू बैक की बात करते हैं। तो बैक टू बैक में क्या होता है, बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सपोज कीजिए ये कंपनी जो है बोइंग बना रही है या फाइटर प्लेन बना रही है। क्या बना रही है? प्लेन। ये हो गया प्लेन। ठीक है, अब ये जो है इस प्लेन का इंजन, बोइंग एक कंपनी है एरोप्लेन में, तो इंजन जो है वहां से बनवा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये मेन एलसी है, इस एलसी के बिहाफ पे एक और एलसी क्रिएट होगी यहां पे, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं बैक टू बैक एलसी, यानी कि वो जो मेन एलसी है, मेन एलसी को दिखाते हुए वो एक और, वो इस केस में देखो अभी तो ये एक्सपोर्टर था और उस केस में ये इंपोर्टर हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा शुरू में रह गया था कि हु इज द एप्लीकेंट, हु इज एन एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट हमेशा ये होता है। ठीक है, और ये हमेशा बेनिफिशियरी होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये है बेनिफिशियरी और ये क्या है? आपका एप्लीकेंट। क्लियर होगी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बात समझ में आई बैक, यानी कभी जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है वो कुछ पार्ट्स या कुछ ऑर्डर कहीं से और से भी उठाता है, तो उस केस में वो जब वहां से रॉ मटेरियल या कोई इंजन या कोई पार्ट्स उठा रहा है तो वो एक और एलसी उसके बिहाफ पे कर लेता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम रिवॉल्विंग एलसी की। किसकी बात करते हैं? रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग माना ना घूमते रहना। ठीक है, रिवॉल्व करना। तो इसमें क्या होता है, जो ये 1 नंबर का प्रोसेस है, सपोज कीजिए 1 नंबर का 5 लाख यूएसडी का 1 नंबर का एक एलसी हो गया है। ठीक है, अब इस एलसी के बाद क्या प्रोसेस होता है कि आप कुछ दिनों के लिए दोबारा दोबारा काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक बार इसने शिपमेंट करी और वो शिपमेंट कर दी उसने 4 लाख की। ठीक है, 4 लाख की शिपमेंट कर दी और यहां से पैसा इधर आ गया 4 लाख, फिर यहां से यहां में लिया, फिर उसने अगला शिपमेंट कर दिया 2 लाख का, अगला कर दिया 3 लाख का। वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी लिमिट 5 लाख है। जैसे ही 5 लाख हो जाएगी अगली एलसी नहीं होगी। और फिर उसने क्या करा, एक एलसी का पेमेंट यहां से 3 लाख का आ गया तो फिर 3 लाख की एलसी हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट नंबर जो राउंड है वो एक बार होगा और बाकी राउंड जो होंगे वो अगले टाइम पे होंगे। ठीक है, बाकी राउंड जो होंगे वो अगले टाइम पर होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी पूछ रहे हैं। एक नितिन जोशी जी पूछ रहे हैं ट्रांसफरेबल एलसी, बिल्कुल बता देता हूं मैं आपको। देखो ट्रांसफरेबल एलसी का जो है फिगर ये है। तो पहले मैंने अलग कलर से बताया था, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है, जो मेन मैन्युफैक्चरर है या एजेंट है या एक्सपोर्टर है, क्योंकि एलसी तो इनके बीच हुई है, ये एक्सपोर्टर किसी और से मैन्युफैक्चर कराता है सामान।
किसी और से मैन्युफैक्चर, वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कहता है कि जो आप पेमेंट करेंगे वो इधर ऐसे कर देंगे, यानी अपनी एलसी को उसने ट्रांसफर कर दिया, पर ये मैन्युफैक्चरर अगले मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चरर अगले मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? चलो, और इसमें हम देखते हैं जरा, यहां पर हो गया। और कुछ पूछ रहे थे इसमें चैटिंग। अच्छा, जरा एक दो आंसर ले लूं मैं जिन लोगों को के सवाल हैं। हाँ, एक्सपोर्टर बिल्कुल बेनिफिशियरी, हमेशा सेलर जो होता है वो बेनिफिशियरी होता है। चलो, एक स्टैंड बाई एलसी और होती है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। स्टैंड बाई एलसी में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा, अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट में बताता हूं मैं। एक मिनट, क्वेश्चन आया हुआ है मेरे को जूम पे, जो हमारे पेड स्टूडेंट है उनका, तो उसको भी मैं बताता हूँ। यहां मैंने बोला था, एक जगह मैंने समझा था ये, तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये एलसी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कई बार कोई ट्रेडर और जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर होते हैं वो थर्ड पार्टी को लाते ही नहीं है अपने पास, यानी बैंक को नहीं लाते, यानी बैंक से एलसी नहीं करते, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मामला है। लेकिन जब बैंक को भी आप लाते हैं तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज विद एलसी हो जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व किया, वो सिर्फ आप दोनों के बीच की बात है। और एलसी में क्या है, दो बैंक कम से कम और लाने होते हैं। ठीक, चलो मैं बात कर था स्टैंड बाई एलसी की। स्टैंड बाई एलसी में क्या होता है कि कोई भी दो लोग कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, तो उसमें जो गारंटर है, ये गारंटर भी एक बैंक हो जाता है, बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कोई भी ट्रेड हो रहा है वहां पे, कोई भी डीलिंग हो रही है, कोई भी पर्सनल डीलिंग हो रही है, कोई भी लेन देन हो रहा है, बैंक ने किसी को उधार दिया, किसी ने किसी को उधार दिया, तो उसमें एक थर्ड पार्टी की जब गारंटी होती है तो उसको स्टैंड बाई एलसी का नाम देते हैं। और आईएसपी, इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस से ये गवर्न होती हैं। और यूएस में क्या है, इंडिविजुअलिज्म है, लोग एक दूसरे को ज्यादा वो नहीं करते हैं, कोई गारंटी वगैरह नहीं प्रोवाइड करता कोई किसी को, तो उसकी कंडीशन में वो स्टैंड बाई एलसी का यूज करते हैं, यानी बैंक उनको वो करता है। एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी कंफर्म कीजिए प्लीज। बिल्कुल कंफर्म है मेरी तरफ से। एप्लीकेंट हमेशा जो होता है इंपोर्टर होता है, एप्लीकेंट हमेशा इंपोर्टर होता है, और सेलर जो होता है जिसको एक्सपोर्टर बोलते हैं वो हमेशा बेनिफिशियरी होता है। यहां मैंने लिखा हुआ, मैं ग्रीन से फिर सर्किल कर दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। ये बिल्कुल ठीक है, और ये क्वेश्चन जेआईबी में कई बार पूछ लेता है कि कौन है करके। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये जो मॉर्निंग वाली क्लास है ये हमारे जेआईबी वालों को बिल्कुल कंप्लीट पूरा कॉन्सेप्ट देके चल रही है। और जो नाइट की जो क्लास होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उसके थ्योरेटिकल जेआईबी सीआईबी दोनों के लिए होगा वो थ्योरेटिकल, और पर वो यूट्यूब में नहीं आएगी, केवल वो पेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। उसमें जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे, जैसे हमारा कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाए। उसमें आर्टिकल्स की बात भी करेंगे, क्या क्या चीजें कवर होती हैं उसमें। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज और है, कई बार क्या होता है एलसी में डेज का वो नहीं होता है। हमेशा जब भी एलसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शिपमेंट की वहां पर एक लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट। अब लास्ट डेट शिपमेंट की कैसे लिखी जाती है, उसमें लिखा था बिफोर 30th ऑफ मार्च 2020। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाला जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, एक्सपोर्टर है या बेनिफिशियरी है, उसको वो सप्लाई जो है 30th ऑफ मार्च तक करनी पड़ती है। अगर उसके बाद वो शिपमेंट करेगा तो वो ये वाला बैंक मना कर देगा फिर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो ऐसा भी लिख देता है कि और आफ्टर, और आफ्टर, तो और आफ्टर में +- 5 डे का रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 डे का
वो लिखता है 30th मार्च 2020 और आफ्टर और बिफोर, तो वहां पर जो है 5 दिनों का वो होता। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या डेट ऑफ शिपमेंट एलसी क्रिएशन से पहले का हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। यानी मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। शिपमेंट हो गया है 12 ऑफ मार्च को और एलसी स्टेब्लिश हुई है 20 ऑफ मार्च को, ठीक है? तो ये केस ओके होता है, ये केस जो होता है वो ओके होता है। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा यूट्यूब बैंक, देखिए नेगोशिएटिंग बैंक तो जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो अपॉइंट कर सकता है, वो किसी से भी नेगोशिएट करवा सकता है। और बाकी एलसी की कंडीशंस में वो रहता है कि किस बैंक के थ्रू होगी, पहले से हो सकता है, नहीं तो जो ओपनिंग और इश्यू बैंक है वो किसी भी बैंक को अपॉइंट कर सकता है। अगर उसमें एक्सपोर्टर कोई कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें उस केस में वो एक वो ला सकता है, कंफर्मिंग बैंक ला सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कंफर्म एलसी क्या होता है? कंफर्म एलसी के भी बाद में बताता हूं मैं। जितनी में मैंने फिगर यूज करी है उन्हीं सबको हम यूज कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ कंफर्म एलसी के बारे में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मेन पार्टी तो ये है आपकी 1 2 3 4, ठीक है? एडवाइजिंग बैंक आपका ये है। तो एडवाइजिंग बैंक जो है, जो आपका एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर इस पे रिलाई नहीं करता है। तब उस कंडीशन में एक कंफर्मिंग बैंक को लाते हैं, तो उनका कुछ फीस कमीशन वगैरह होता है वो उसको देते हैं। तो ये एलसी का जो बेसिक लेक्चर्स आज हमारा खत्म हो गया है, और इस लेक्चर को हम यूट्यूब पे यहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन जूम वाले बच्चे अभी उनसे मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, वो कर सकते हैं। और जिन्होंने जो अभी भी इंटरेस्टेड है इसमें लाइव क्लास में वो करना है, क्योंकि ऐसा है आज से हमारी लाइव क्लास डेली हो जाएंगी, आज से नाइट में डेली लाइव क्लास चलेंगी। तो मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हो वो जो है अपना कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो कर सकते हैं। और बिलीव कीजिए ये जो लाइव क्लासेस हैं ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसकी तरह से करेंगे। और बहुत और इस बार जो है हम लोग वेल इक्विप्ड हो गए हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट से लेकर के अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप लोग भी बहुत ज्यादा आप आदत आपको हो गई है ऑनलाइन पढ़ने की, तो जो अभी भी वो करने जाते हैं, हाँ, जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन पहले से परचेज किया उनको लाइव क्लासेस में 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो वो भी अवेल कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप पूरा पेमेंट कर दें उस लिंक को देख देख करके। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर वो कर दीजिए। तो यूट्यूब का सेशन, अच्छा एक चीज और, ये जो लाइव क्लासेस है हमारी, ये लाइव क्लासेस कहाँ मिलेंगी आपको ऐप में, तो वो भी आपको बता देते हैं कि ऐप में जब आप स्टडी मटेरियल में जाते हैं तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल होता है, उसमें अभी तक की ये जो 5 लाइव क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप जस्टिफाइड होते हैं कि इस तरह से आपका काम चल सकता है तो कहते हैं। और पेड स्टूडेंट्स के लिए हमने मोबाइल ऐप में बैच बना दिया है, आज से उसकी इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए थैंक यू। अगर अभी भी किसी ने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग साथ रहें उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नाइट में जो है 9 PM पर क्लास होती है हमारी। तो मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए जो है सेशन टर्मिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।